स्टूडेंट्स, बचपन में आपने ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा कि बेंच के किसी किनारे के अंदर आपने स्टील का रूलर इस तरह से फंसाया होगा और फिर उस स्टील के रूलर के टॉप पे किसी एक तरफ फोर्स लगाकर अगर उस रूलर को छोड़ दिया जाए तो वो रूलर इस तरह से मूव करना शुरू कर देता है। राइट लेफ्ट इस तरह से मूव करना शुरू कर देता है। इस तरह की मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द बार बार टू एंड फ्रो मूव करे। अब गौर करें, रूलर की जो इनिशियल पोजीशन थी, यानी हमने जब इसको डिस्टर्ब नहीं किया था उस वक्त इसकी जो भी पोजीशन थी इसके टॉप एंड की, उसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हैं या मीन पोजीशन कह सकते हैं। और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के राइट और लेफ्ट बार बार ये मूव कर रहा है। ये जो दोनों एक्सट्रीम पे जो पोजीशंस आ रही हैं, जो इस वक्त हाईलाइटेड मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्हें एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं। और अब गौर करें, ये जो रूलर है इन्हीं एक्सट्रीम पॉइंट्स तक आकर और बार बार उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजर के अपनी मोशन को कंप्लीट कर रहा है। इस तरह की मोशन को वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। यही आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑसिलेशंस, और ये हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 है। और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद। आज हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करेंगे ऑसिलेशंस का, फिर हम ऑसिलेटरी मोशन में सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा सा मजीद पढ़ेंगे और इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल आपने देखी है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन की एक एग्जाम्पल है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये, अगर आप इस एग्जाम्पल को दोबारा रिवाइंड करें, अपने बचपन को थोड़ा सा रिवाइंड करें, तो आपको फील होगा कि जब आप इस तरह से जो रूलर है स्टील का उसको वाइब्रेट करवाते थे या ऑसिलेट करवाते थे, तो उसके करीब अगर कान ले जाके देखें तो हमें कुछ आवाज भी आ रही होती थी, साउंड वेव्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑसिलेशंस हैं जो इस स्टील के रूलर के अंदर आप पैदा कर रहे हैं, इन ऑसिलेशंस ने कुछ वेव्स को भी जनरेट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेव्स हैं इनके पैदा होने में, याद रखें, ऑसिलेशंस का बुनियादी किरदार होता है, यानी इन वाइब्रेशंस का बुनियादी रोल होता है। जैसे यहाँ स्टील के रूलर के केस में साउंड वेव्स का पैदा होना, इसी तरह आप एक वायलिन की एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें वायलिन की तार को अगर थोड़ा सा छेड़ के उसको छोड़ दिया जाए, उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है और हवा के अंदर साउंड वेव्स हमारे कानों तक आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है ऑसिलेशंस और वेव्स, इनका गहरा ताल्लुक है। वेव्स हम नेक्स्ट चैप्टर 8 में पढ़ेंगे और ऑसिलेशंस के बारे में मैक्सिमम बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑसिलेशंस की एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता दी, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे आप फर्ज कर लें, ये एक स्प्रिंग है जिसको हमने वर्टिकली किसी सपोर्ट के साथ हमने सस्पेंड किया हुआ है और इसके साथ नीचे एक मैस लटका हुआ है। अगर मैं इस मैस को थोड़ा सा लिफ्ट करके छोड़ दूं तो गौर करें, ये मैस अपने दरमियान वाले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके इर्द गिर्द टू एंड फ्रो, यानी उससे ऊपर और नीचे इस तरह से मुसलसल मूव करना शुरू हो गया। ये भी बिल्कुल उसी तरह की मोशन है, इसे भी हम टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं, यानी इसे भी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल कह सकते हैं। इसी तरह ये एक छोटा सा बॉल है जो एक थ्रेड के साथ हमने सस्पेंड किया हुआ है। इस अरेंजमेंट को सिंपल पेंडुलम कहते हैं, आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी। इसमें भी इस बॉल को अगर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दूं तो ये इस मेन पॉइंट के इर्द गिर्द, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो, राइट लेफ्ट मूव करना शुरू हो जाएगा। ये भी ऑसिलेटरी मोशन है। इसी तरह अगर इस बॉल के अंदर आप एक मेटल का जो बॉल है उसको इस तरह से किसी बॉल के ऊपर वाले साइड से छोड़ दें तो ये इस बॉल के अंदर कर्व्ड पाथ में बार बार वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, यानी इस दरमियान वाले मीन पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो इस तरह से मूव कर रहा है। इसे भी हम क्या कह सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल।
तो ये मैंने अभी ऑसिलेटरी मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने डिस्कस किए। अब हम इन एग्जाम्पल्स में से किसी एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा करीब जाके डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही रूलर वाली एग्जाम्पल जो है ना, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं और उसके करीब हम पहुंच जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो दरमियान वाला पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है या मीन पॉइंट है, और ये जो साइड वाले पॉइंट्स है जितना मैक्सिमम दूर ये रूलर वाइब्रेट कर रहा है ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है। इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को हम ए और ए प्राइम का नाम दे देते हैं। दरमियान वाला जो मीन या इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसे मैं मीन पॉइंट ओ से जाहिर कर देता हूं। अब देखिए वो क्या रहा है, गौर करें। जब रूलर का ये जो ऊपर वाला एज है ये मीन पॉइंट को क्रॉस करके राइट साइड पे आ रहा है, तो होता ये है कि इस रूलर के नीचे एक रूलर का पूरा जो सॉलिड बॉडी है वो उसको वापस ले जाने के लिए फोर्स लगा रहा होता है। जो फोर्स इस रूलर के इस टॉप को वापस मीन पॉइंट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, जिसकी डायरेक्शन याद रखें हमेशा मीन पॉइंट की तरफ होगी। अगर रूलर का ये एंड दाईं तरफ आ रहा है तो रूलर के इस एंड पर लेफ्ट साइड पे यानी मीन पॉइंट ओ की तरफ एक फोर्स लग रही होगी। इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। याद रखें यही रिस्टोरिंग फोर्स है जो बॉडी को एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पॉइंट की तरफ जाने पर मजबूर कर रही है। यहां भी ऐसा ही हो रहा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हो गई तो जिसकी वजह से ये वापस मीन पॉइंट की तरफ जाएगा, लेकिन मीन पॉइंट पे जाकर ये रुकता क्यों नहीं है? इनर्शिया की वजह से। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने इस गाड़ी पर सडन ब्रेक लगाई लेकिन ये रुकी नहीं, स्लिप होके आगे चली गई। क्यों आगे जा रही है? इनर्शिया की वजह से। यहां भी ऐसा ही हो रहा है, ये रूलर मीन पॉइंट पे नहीं रुका, इनर्शिया की वजह से आगे निकल गया। इसका मतलब है याद रखें मीन से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जब भी बॉडी जा रहा है याद रखें वो इनर्शिया की वजह से जा रहा है। और फिर जब ये लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचेगा तो दोबारा से रिस्टोरिंग फोर्स मीन पॉइंट की तरफ इसे धकेलने की कोशिश करेगी और ये लड़ाई चलती रहेगी इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स के दरमियान। इनर्शिया क्या कर रहा है? मीन से एक्सट्रीम तक पहुंचा रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रही है? एक्सट्रीम पर रोकने के बाद उसे मीन पर वापस धकेलने की कोशिश कर रही है। और इसी लड़ाई के नतीजे में हमारे सामने रिजल्टेंटली क्या आ रहा है? ऑसिलेशंस आ रही हैं या वाइब्रेशंस आ रही हैं। तो हम वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन कर लेते हैं। पहले हमने एग्जांपल में ये सारा कुछ समझ भी लिया। डिफाइन हम किस तरह करेंगे? द मोशन टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। और अगर ये मोशन बार बार रिपीट हो तो ऐसी वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक मोशन भी कहेंगे। पीरियोडिक का जो वर्ड है इसका मतलब होता है रेपिटेशन, बार बार रिपीट होना। लेकिन मुझे क्वेश्चन का आंसर करें, क्या ये वाली जो मोशन है जिसमें बॉडी एक सर्कल में घूम रहा है, बार बार अपने एक फिक्स पॉइंट से गुजर रहा है, क्या ये भी वाइब्रेटरी मोशन है? इसका आंसर है नो, ये वाइब्रेटरी मोशन नहीं है। ये बात याद रखें, वाइब्रेटरी मोशन सिर्फ उसे कहेंगे जिसमें बॉडी एक पॉइंट से गुजर के एक तरफ जाए, फिर उल्टे कदमों वापस आए और फिर उस पॉइंट से गुजर के दूसरी तरफ जाए। लेकिन गौर करें सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं है। बॉडी बार बार उस पॉइंट से गुजर तो रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, उसकी डायरेक्शन सेम है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। हम सर्कुलर मोशन को अगर वो बार बार रिपीट हो तो पीरियोडिक तो कह सकते हैं, लेकिन इसे वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते। तो इसलिए इस चीज को अपने माइंड में आपने क्लियर रखना है। तो ये हमने वाइब्रेटरी मोशन के बारे में डिटेल डिस्कस कर ली, हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली। अब हम एक स्पेशल जो वाइब्रेटरी मोशन है एक स्पेशल एग्जांपल के साथ उसको पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक की हेडिंग में लिखूंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एक स्पेसिफिकली एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। और एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम का मतलब यह है कि फर्ज कर लें एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है हमारे पास और हमने स्प्रिंग को एक तरफ बांध दिया, फिक्स कर दिया, और दूसरी तरफ फर्ज कर लें इस तरफ मेरी तरफ एक स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है
उसके साथ हमने एक मैस लगाया हुआ है और ये मैस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। फर्ज कर लें ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है और जब भी ये मैस मूव करेगा इस सरफेस के ऊपर तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस फर्ज कर ले नहीं होगा। अब और करें, इस वक्त ये मैस जिस जगह पर पड़ा है इसे हम कौन सी पोजीशन कहेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे या इसे मीन पॉइंट कहेंगे। तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से मैं एक पॉइंट इमेजिन कर लेता हूं, दिस इज एक्चुअली मीन पॉइंट या इसे पॉइंट ओ भी कह सकते हैं। अब फर्ज कर लें मैं इस ऑब्जेक्ट को राइट साइड पे मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जाहिर बात है मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। ये बात याद रखें, जितना ये मीन पॉइंट से अवे जाता जाएगा एक्स यानी एक्सटेंशन की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। जो डायग्राम में आपको एक्स लिखा भी नजर आएगा। आप जैसे जैसे मैं इसे मीन पॉइंट से अवे मूव करता जाऊंगा, एक्सटेंशन जिसे मैं डिस्प्लेसमेंट भी यहां कह सकता हूं, आगे चल के हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी वैल्यू मुसलसल बढ़ती जाएगी। लेकिन ये बात तो आप भी सोच सकते हैं कि जितना मैं इस स्प्रिंग को एक्सटेंड करवाने की कोशिश करूंगा मुझे अप्लाइड फोर्स उतनी ही ज्यादा लगानी पड़ेगी। यानी अप्लाइड फोर्स F और एक्सटेंशन X इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। और यह रिलेशन सबसे पहले हमने बताया था हुक एक साइंटिस्ट ने, और इसी लॉ को हम हुक्स लॉ कहते हैं, that applied force is directly proportional to extension. F is directly proportional to X. और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसे K से जाहिर करते हैं, तो हमारे पास रिलेशन बन जाता है F is equal to KX. इस K को स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इस K के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन मैं अभी कर लेता हूं। फिलहाल इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब सामने अलग में बॉक्स में मैं आपको स्प्रिंग कांस्टेंट K के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करके दिखा देता हूं। जरा गौर करें, अगर मैं इसी रिलेशन 1 से मैं स्प्रिंग कांस्टेंट K का रिलेशन बनाना चाहूं तो X को दूसरी तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, तो K किसके इक्वल आ गया, F डिवाइडेड बाय X। अब K को टेक्निकली हम इस तरह समझ सकते हैं, नीचे X है और ऊपर F है। यानी इस फॉर्मूला के मुताबिक मैं इसे ऐसे समझ सकता हूं कि X पैदा करने के लिए जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी एक्सटेंशन X के लिए जितनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। अब जरा सोचें, अगर स्प्रिंग को एक्सटेंड करना यानी स्प्रिंग में एक्सटेंशन पैदा करना मुश्किल है, यानी उसके लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, तो फिर उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा। इसी तरह अगर कोई स्प्रिंग सॉफ्ट है कंपैरेटिवली और उसको एक्सटेंड करना इजी है, उसके अंदर एक्सटेंशन पैदा करना आसान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी, और जितनी थोड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए या कंप्रेस करने के लिए, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही कम होगा। तो ये डिफरेंस है, यानी सॉफ्ट स्प्रिंग जिसको स्ट्रेच करना आसान है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम, और हार्ड स्प्रिंग जिसको स्ट्रेच करना मुश्किल है या कंप्रेस करना मुश्किल है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही ज्यादा। इसी तरह एक और फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा, यानी एक तो मैंने यहां पे डिस्कस कर लिया नेचर ऑफ मटेरियल पे, दूसरा ये लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। कैसे? एक ही मटेरियल के दो स्प्रिंग लें, एक कंपैरेटिवली छोटा स्प्रिंग है और दूसरा स्प्रिंग कंपैरेटिवली बड़ा है, तो आप खुद भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जो ज्यादा लेंथ वाला स्प्रिंग है उसको खींचना आसान है, लेकिन जो छोटी लेंथ वाला स्प्रिंग है उसको खींचना मुश्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे नहीं, ये लेंथ वगैरह पे भी डिपेंड करता है। तो मैं कह सकता हूं दिस स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल एज डायमेंशंस ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग की लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह पे डिपेंड करेगा। तो ये तो था स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। अब वापस हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। अब देखें, मैंने अप्लाइड फोर्स लगा के इस बॉडी को मेन पॉइंट से दाएं तरफ मूव करवा दिया। अप्लाइड फोर्स कौन सी है, जो हुक्स लॉ के मुताबिक इक्वेशन 1 की शक्ल में हमने लिखी हुई है। अब सोचें जरा, जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं इस बॉडी को दाएं तरफ मूव करवा के, तो स्प्रिंग आपके हाथ पर कोई फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। यानी अगर मैं इस बॉडी को दाएं तरफ मूव करवाने के लिए अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं इस तरफ, अप्लाइड फोर्स किस तरफ हुई?
दाएं तरफ। तो स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाएगा जो अप्लाइड फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होगी, यानी मीन पॉइंट की तरफ। और स्प्रिंग की कोशिश होगी कि मैं इस बॉडी को जो अवे मूव करवा रहा हूं मैं ऐसा ना करूं। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्प्रिंग की कोशिश है? अगर मैं इस बॉडी को छोड़ दूंगा तो स्प्रिंग उस बॉडी को वापस मीन पॉइंट की तरफ ले जाएगा। इसी फोर्स को अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिस्टोरिंग फोर्स डिफाइन किया था। यहां भी ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स ही है। यानी अगर मैं बॉडी को मीन पॉइंट से दाएं तरफ मूव कर रहा हूं तो मेरी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन जो हुक्स लॉ के मुताबिक मैंने लिखी वो किस तरफ है? दाएं तरफ। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ होगी? बाएं तरफ, यानी मीन पॉइंट की तरफ। इसी तरह अगर मैं इस बॉडी को मीन पॉइंट से बाएं तरफ मूव करता, लेफ्ट साइड की तरफ, तो अप्लाइड फोर्स यानी मेरी फोर्स जो इक्वेशन 1 के मुताबिक आपको नजर आ रही है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? बाएं तरफ। और अब रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ होगी? दाएं तरफ। ये बात याद रखें, रिस्टोरिंग फोर्स ने हमेशा मीन पॉइंट की तरफ ही लगना है। और अगर मैं अप्लाइड फोर्स की इस एग्जांपल में बात करूं तो उसकी डायरेक्शन क्या है? मीन पॉइंट से अवे। और डिस्प्लेसमेंट यानी जिसे मैं एक्स से जाहिर कर रहा हूं, ये भी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी याद रखें हमेशा मीन पॉइंट से किस तरफ होती है? अवे होती है। तो यहां पर मैं रिस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन भी कर लेता हूं। रिस्टोरिंग फोर्स कैसी फोर्स है? जो बॉडी को अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी मीन पॉइंट की तरफ ले जाने पर मजबूर करती है। वो हम लिख भी लेते हैं यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स विच ब्रिंग्स द बैक बॉडी या सिस्टम brings the system or body back to its original position या initial position या equilibrium position। और याद रखें रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होती है। और अगर हमने स्प्रिंग को हद से ज्यादा खींच के उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं कर दिया और उसकी शक्ल मुस्तकिल खराब नहीं कर दी तो याद रखें ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल भी होगी और ऑपोजिट भी होगी, यानी इसकी मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो इसलिए अगर मैं इक्वेशन 1 से रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन बनाना चाहूं तो बड़ी आसानी से बना सकता हूं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, तो मैं रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? माइनस के एक्स। अप्लाइड फोर्स का क्या था? के एक्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स का क्या होगा? माइनस के एक्स। इस तरह से एफ आर यानी रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया, राइट। अब इस माइनस साइन को तो चले हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हम कर भी चुके हैं। वहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर है उसकी जगह अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करूं तो मैं क्या लिखूंगा? एम ए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एम ए आ गया। एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। वो जो ऊपर वाली इक्वेशन है एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसे इक्वेशन 2 कह दें। और अभी जो नई इक्वेशन बनने जा रही है इसमें आप गौर करें, m को मैं दाएं तरफ डिवाइड कर देता हूं तो क्या बनेगा? a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। ये है इस बॉडी का एक्सेलरेशन जो इस वक्त आपको वाइब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है। जरा गौर करें, जब बॉडी वाइब्रेट कर रहा है तो बार बार आपको रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पॉइंट नजर आ रही है और डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम मेन पॉइंट नजर आ रही है। यही इस ऑसिलेशन में आपने बात याद रखनी है। और इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम कह सकते हैं, चाहे आप एनिमेशन को देख लें, चाहे आप इस इक्वेशन नंबर 2 को देख लें, एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, हम सोच सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट एक्स के प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट एक्स के ऑपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट एक्स के ऑपोजिट अगर इसकी डायरेक्शन है तो मुझे बताएं इसकी डायरेक्शन मीन पॉइंट की तरफ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन मीन पॉइंट से अवे है। एक्स की डायरेक्शन मीन पॉइंट से अवे है और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पॉइंट की तरफ है। ये बात याद रखें, हर ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो लेकिन इसकी डायरेक्शन एक्स के ऑपोजिट हो यानी मीन पॉइंट की तरफ हो, ऐसी हर ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं।
तो ये सामने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन भी लिखी नजर आ रही। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के नतीजे में आने वाला जो एक्सेलरेशन है, जो इस वक्त आपको बिल्कुल आखिरी इक्वेशन, जिसे इस वक्त मैं इक्वेशन 3 का नाम दे रहा हूं, इक्वेशन 3 की शक्ल में नजर आ रहा है। और यहां पे अगर आप गौर करें तो K और M की रेशो, ये तो कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी इस पूरी एग्जांपल में कांस्टेंट है, वो तो हमने चेंज नहीं किया। तो अगर मैं इस रेशो को ना लिखूं तो इक्वालिटी की जगह प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं A इज प्रोपोर्शनल टू -X। इस एक्सप्रेशन से हमें समझ आ रही है दैट इस बॉडी का, कौन सा बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से वाइब्रेट कर रहा है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नेगेटिव साइन इस एक्सप्रेशन में हमें अगेन वही बात बता रहा है कि इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ या टुवर्ड्स द मीन पॉइंट। राइट, समझ आ गई। तो यहां भी सेम वही चीज हमने रिजल्ट के तौर पे लिख ली, दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी विच इज वाइब्रेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन is directly proportional to displacement and always directed towards the mean point। आज के लेक्चर में हमने यही सारा कुछ करना था। हमने आज के लेक्चर में क्या कुछ किया, सबसे पहले तो हमने सिंपल वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन को डिस्क्राइब किया, मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया कि ऑसिलेशंस की वजह से वेव्स पैदा होती हैं, वेव्स हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में हुक्स लॉ को डिफाइन किया। हमने एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम लेकर हमने इसमें अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला लिखा, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला लिखा, हमने उसको डिफाइन भी किया, साथ ही साथ स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने डिस्कस किया। और फाइनली हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया कि कौन सी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।